चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार पर अब गाज गिरने जा रही है। राजीव कुमार पर अब बड़ा फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि चुनाव आयोग का मामला फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, सीधा सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास पहुंचा है, जिसमें 21 सीटों पर फिर से चुनाव कराने पर विचार कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि राजीव कुमार और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर अब सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा। किन 11 सीटों पर बीजेपी फंस गई है, किन 11 सीटों पर चुनाव आयोग फंस गया है, बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, चुनाव आयोग को लेकर के मोदी ने एनडीए की बैठक में क्या कहा कि अब इंडिया अलायंस को चुनाव आयोग या ईवीएम की गलती दिखाई नहीं दे रही। अब बीजेपी को 240 सीटें आ गई तो विपक्ष चुनाव आयोग को नहीं कोस रहा है। वो झलक देखिए एक बार वीडियो में। फोन पे नाराज शुरू हो गए तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। लेकिन चुनाव आयोग ने कितने अच्छे से, कितना निष्पक्ष तरीके से काम किया है वो 6 जून को पता चला। हर कोई सरकार गठन या एनडीए की बैठकों पर चर्चा कर रहे थे, इसीलिए किसी के नजर में नहीं आई ये बात कि चुनाव आयोग ने 7वें चरण के यानी 1 जून को 7वें चरण के 57 सीटों का वोटर टर्नआउट डेटा चुनावी नतीजे आने के 2 दिन बाद यानी 6 जून को जारी किया। चुनाव आयोग के लिए तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन बाद 7वें चरण के जो वोटर टर्नआउट डेटा है उसके बारे में हमें पता चलता है। अब आप कैसे मैच करा पाएंगे कि इन 57 सीटों पर मतदान के दिन जो वोट डाले गए और 4 जून को गिने गए वोटों में कोई अंतर है कि नहीं, या कितना अंतर है? विपक्ष भी 240 सीटें बीजेपी लेकर के आई, इसमें इतना मशगूल हो गया कि इस मुद्दे को भूल गया। दोस्तों, अब मुद्दा सीधा सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास पहुंचा है, जिसमें फिर से मांग की गई है कि क्यों चुनाव आयोग वोटर टर्नआउट डेटा को लगातार देरी से जारी करता रहा। आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान 24 मई को सुप्रीम कोर्ट में दीपंकर दत्ता और शर्मा की पीठ ने कहा था कि चुनाव के बाद हम इस पर सुनवाई करेंगे। अब वो पल सामने है। अब उस केस को फिर से सुनने की अर्जी जो है वो लगाई गई है कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस को फिर से खोला जाए, फिर से सुना जाए, और राजीव कुमार ने किस तरह से इस बार 2024 चुनाव को कंडक्ट किया है उसके बारे में जानकारी और उनसे सवाल जवाब किया जाए। पहला सवाल यह है दोस्तों, जो याचिकाएं दाखिल की गई है उसमें पहला सवाल यह है कि फॉर्म 17C को वेबसाइट पर चुनाव आयोग ने क्यों अपलोड नहीं किया? नफरत फैलाने वाले भाषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए चुनाव आयोग क्यों चुप रहा? क्यों वोटर टर्नआउट डेटा जारी करने में इतना समय लग गया? चुनाव के चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन जाति, लिंग, धर्म का नाम इस्तेमाल करके किया गया और चुनाव आयोग चुप रहा। सार्वजनिक डोमेन में वीडियोग्राफी सभी मतदान अपलोड क्यों नहीं किया गया?
मतदान के अंदर यानी जो मतदान केंद्र है उसके अंदर और बाहर मतदान की वीडियोग्राफी क्यों नहीं कराई गई? अब इस पर फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को, राजीव कुमार को जवाब देना होगा कि आखिर 2024 चुनाव में वो किसके इशारे पर काम करते हुए नजर आ रहे थे। अब जिस राजनीतिक समीकरण के साथ सरकार बनने जा रही है, देख के लग रहा है कि सरकारी मशीनरी सरकार का अब आए दिन सुप्रीम कोर्ट में रोज के रोज क्लास लगेगी। आपको याद होगा चुनाव आयोग ने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि फॉर्म 17C हम जारी करें या ना करें वो हमारी मर्जी है, क्योंकि हम पर कोई दबाव नहीं है और कोई कानूनी कार्रवाई हम पर नहीं की जा सकती, क्योंकि कानून में कहीं पर यह लिखा हुआ नहीं है कि फॉर्म 17C को जो है चुनाव आयोग को जारी करना होगा। अब तक हम जारी करते आए हैं और इस बार मन नहीं है, हमने जारी नहीं किया। उसके 2 दिन बाद ही जो है चुनाव आयोग ने बिना किसी के आदेश के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए इस मुद्दे को डिसमिस कर दिया था, इस केस को, जिस पर चुनाव आयोग ने महज 2 दिन के भीतर 5 चरणों में जितने मतदान हुए उसका कुल वोटर टर्नआउट डेटा को पूरी तरीके से जारी किया था। लेकिन हर छठे चरण के बाद हमने देखा था चुनाव आयोग को फिर से वक्त लगा था और 7वें चरण के मतदान के बाद नतीजे आने के 2 दिन बाद वोटर टर्नआउट डेटा, 7th फेज के वोटर टर्नआउट डेटा को सरकार ने जारी किया, जो कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा करता है कि आखिर चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा था। और यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि 21 सीटों पर चुनाव आयोग फंस गया है, क्योंकि अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव होता तो विपक्ष द्वारा ये दावा किया जा रहा है तो इन 21 सीटों पर जहां बहुत ही कम मार्जिन से हर एक उम्मीदवार चुनाव जीते हैं 21 सीटों पर, वो कहीं ना कहीं उसके नतीजे जो है इधर से उधर हो सकता था, पासा पलट सकता था। दोस्तों अब जरा नजर डालिए कि मुंबई नॉर्थ वेस्ट का जो सीट है महाराष्ट्र से, वो महज 48 सीटों के अंतर से, 48 सीटों के मार्जिन से जीता गया। इसके बाद दोस्तों केरला में जो अतिनगल सीट है केरला से, वो सीट भी महज 684 मार्जिन से जीता गया। 684 सीटों की मार्जिन से जीता गया। वो कांग्रेस ने जीता है, फिर भी चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे इंडिया हो, चाहे इंडिया हो, हर किसी के लिए जरूरी है इस बात पर विचार करना, क्योंकि महज 100 से 6000 सीटों के बीच का जो ये अंतर है, ये जरूरी है इस पर बात करना। तो इसके बाद देखिए जो जाजपुर है जो कि ओडिशा में है, वहां पर महज 15000 वोटों की मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा है जयपुर रुसाल का जो पार्ट है जो राजस्थान में है, वहां पर 1615 वोटों से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा कांकेर जो है छत्तीसगढ़ में, वहां 1884 वोटों से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। जो चंडीगढ़ है जहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, वो महज 2500 वोटों के अंतर से। इसके अलावा हमीरपुर जो कि समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है उत्तर प्रदेश में, उसमें 2629 सीटों की मार्जिन से वहां पर समाजवादी पार्टी ने चुनावी जीत दर्ज की है। इसके अलावा बीजेपी के लिए बात की जाए तो फारुखाबाद है उत्तर प्रदेश में, जहां 2678 वोटों से 78 वोटों की अंतर से जो है बीजेपी ने चुनावी जीत दर्ज की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बांसगांव जो है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 3150 वोटों की मार्जिन से चुनावी जीत दर्ज की है। इसके अलावा अगर हम महाबल नगर देखें तेलंगाना में, वहां पर 4500 वोटों से बीजेपी ने चुनावी जीत दर्ज की है। विष्णुपुर की बात की जाए, पश्चिम बंगाल की विष्णुपुर, वहां पर 5567 वोटों से जो है बीजेपी ने चुनावी जीत दर्ज की है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देखा जाए वो तमाम सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव को जीता है। ऐसे में इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा कि इन तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो चुनावी जीत दर्ज की है, वो कहीं ना कहीं वोटर टर्नआउट डेटा में जिस तरह से घपलेबाजी की गई है, जो आरोप सुप्रीम कोर्ट के आगे चुनाव आयोग को लेकर के लगाया गया है, वो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इन तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत, जहां बहुत ही कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती है, और चुनाव आयोग ने जिस तरह से लगातार 10, 12, 11 और पूरा का पूरा 1 महीने तो पूरी तरीके से वोटर टर्नआउट डेटा जारी करने में चुनाव आयोग ने लगाया है, ये दोनों
एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और इसी के चलते कम से कम 15 से 18 सीटों पर बीजेपी ने चुनावी जीत दर्ज की है, बहुत ही कम मार्जिन से, और इसके पीछे चुनाव आयोग है। अब दोस्तों, आप ऐसे में बताइए, राजीव कुमार पर क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट कुछ कड़ा फैसला लेगा? इस पर हर किसी की नजर होगी। आपकी राय इस पर क्या है? छठे नहीं 7वें चरण के वोटर टर्नआउट डेटा को 6 जून को निकाला गया, 6 जून को जारी किया गया नतीजे आने के बाद, और इस पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। और नरेंद्र मोदी अपना पीठ थपथपाने में, वो चुनाव आयोग का पीठ थपथपाने में एनडीए की मीटिंग में नजर आए और उन्होंने कहीं ना कहीं विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया चुनाव आयोग पर सवाल उठाने के लिए। क्या वाकई चुनाव आयोग पर सवाल उठाना जरूरी नहीं है? आपको क्या लगता है? आप मानेंगे कि चुनाव आयोग ने वाकई इस चुनाव में निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। बाकी ऐसी खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, निष्पक्षता के साथ पाने के लिए देश नीति को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को देश नीति जारी रख पाए, इसके लिए हमें आपकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।